भारतीय संस्कृति को यदि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आपको राम को जानना होगा। बिना रामायण या राम को जानकर आप भारतीय संस्कृति की एक समग्र समझ को नहीं समझ सकते। कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं कौन सा मुद्दा ले आया, ये धार्मिक मुद्दा है और कोर आईएएस में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो उनके लिए ये फोटो या ये चित्र पर्याप्त है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में फोटो लगी हुई है और राम, लक्ष्मण और सीता जी की फोटो है। और भारतीय संविधान बनाने वाले लोगों का आप चरित्र तो जानते ही थे, उस पर सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान लोग थे। तो जब उन्होंने राम को मान्यता दी तो फिर कुछ तो बात होगी राम में, है ना। तो आखिर क्या है राम जिसे संस्कृति या संविधान को भी मान्यता देनी पड़ी। तो देखिए, राम को जानने के लिए आपको रामायण जानना होगा। रामायण, और जो बहुत प्राचीन ग्रंथ है, इसकी प्राचीनता का आधार इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाभारत में भी राम के किरदारों की चर्चा हुई है। कृष्ण ने कहा भी है कि मैं ही अस्त्र रूप में जब आता हूं तो राम होता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी जातक कथाओं में राम की चर्चा हुई है। और जो जैन शास्त्र हैं, जैन शास्त्र ने 63 पर्सनालिटी के नाम लिखे जो महान हैं, उसमें भी राम का नाम लिखा है, समझिएगा। तो कहने का मतलब, यदि राम की चर्चा इन सब ने की है, वेदों में भी कुछ किरदार हैं जैसे जनक, सीता या इक्ष्वाकु, इनका वर्णन है। तो जब वेद में इनकी चर्चा है, जब बौद्ध धर्म में इनकी चर्चा है, जब महाभारत में इनकी चर्चा है, तो इससे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यह ग्रंथ सबसे पहले आया था, या इस ग्रंथ का निर्माण शुरू हो चुका था अनौपचारिक रूप से। फिर आदि कवि वाल्मीकि जी आते हैं, क्योंकि आदि कवि इसलिए कहते हैं कि वो पहले कवि हैं, और शायद उन्होंने फिर सारे रचनाओं को, जो छोटी छोटी कहानियां थी, उनको एक समग्र रूप देके रामायण लिखी होगी। और ये एक अनुमान लगाया जाता है कि ये 3 कहानियां थी मूलतः। एक अयोध्या के राजमहल की, दूसरी कहानी किष्किंधा की, और तीसरी कहानी रावण की। इन 3 कहानियों को वाल्मीकि जी ने मिला के एक रामायण के रूप में प्रतिपादित किया। अब ये 3 कहानियां नहीं थी, समझिए, ये 3 संस्कृतियां थी। अगर रामायण का महत्व लिखने को आ जाए कभी यूपीएससी में, या वैदिक साहित्य का लिखने को आ जाए, या शास्त्र मतलब संस्कृत साहित्य का महत्व लिखने को आ जाए, तो आप वहां ये बात लिख सकते हो कि कैसे रामायण भारतीय संस्कृति के एकता का आधार था। 3 संस्कृतियां आपको पता होगा भारत में एक साथ चल रही थी। ये बात आप समझ लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय के आसपास की, या अभी इसमें कोई निश्चित मत नहीं है, कई तरह की बातें कही जाती हैं, पर अप्रॉक्स आप वही मान लीजिए 3 तरह की चल रही थी। एक तरह आर्य थे, फिर द्रविड़ थे, और सब में अलग अलग विचार थे। लेकिन रामायण जब आता है तो इन सबको समाहित कर लेता है और एक सांस्कृतिक एकता के रूप में पहचान देता है। इसीलिए आप रामायण में देखिए तो आपको आर्य संस्कृति भी मिलेगी, द्रविड़ संस्कृति भी मिलेगी, और इस तरह से आर्य और द्रविड़ के बीच में जो एकता का भाव पैदा किया, वो किया किसने? रामायण ने। ये मैं बात जो कर रहा हूँ वो आदि रामायण की कर रहा हूँ। रामायण के कई सारे रूप बाद में आए, मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा, वो बाद में आते गए, उनका भी एक महत्व है। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मूल रामायण की है। और मूल रामायण में आप देखिए कुछ किरदार जैसे बाली, सुग्रीव, ये सब हमारे भारत के जो प्राग वैदिक काल के थे वो लोग थे, आर्यों से पहले आर्यतर, है ना। और बाकी कई किरदार आप देखोगे वो आर्य सभ्यता के। या आप कहिए राम, रावण और हनुमान, ये 3 हीरो हैं, ये 3 किरदार हैं, और ये 3 किरदार नहीं, ये 3 संस्कृतियों का समायोजन है जो आपको रामायण में मिलता है। और इस तरह से हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। हमारी संस्कृति के जो मूल्य हैं वो निर्धारित होते हैं रामायण के द्वारा। रामायण में और भी समायोजन की क्षमता है। रामायण ने समस्त भारतीय भौगोलिक एकता को भी बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया है। अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक की अगर बात आज की जाती है रामायण के संदर्भ में, तो ये भारत की सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ उसकी भौगोलिक एकता को भी बताता है।
जो अंग्रेज आके भारत पे सवाल उठाते हैं कि भारत कोई एक देश नहीं था, भारत कोई एक संस्कृति नहीं थी, तो उनके ऊपर ये साफ सा एक थप्पड़ है जो ये बात कहता है, देख लीजिए आप, हम पहले से एक थे, वरना अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक की जो कहानी है, जो सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता है, उसका एक ही रामायण में वर्णन ना होता, क्योंकि हम एक हैं इसलिए एक जगह वर्णन है। साथ में शैव और वैष्णव, उस समय दो पंथ थे, उन दोनों को लेकर भी समायोजन किसमें किया? रामायण ने किया। रामायण में आप देखिए राम को विष्णु का अवतार बताया, वहीं रामेश्वर में शिव का महत्व बताया, या हनुमान जी को भी शिव के रुद्र रूप के रूप में दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं विष्णु या वैष्णव और शैव मतों को भी समायोजित किया गया। तो आप कह सकते हैं कि रामायण ने शैव और वैष्णव का समायोजन किया, रामायण ने जो आर्यतर संस्कृति थी उसका समायोजन किया, रामायण ने भारतीय भौगोलिक एकता को प्रदर्शित किया, और इन सब के अलावा राम ने अपने माध्यम से यह दिखाया कि भारतीय संस्कृति क्या है। राम के आप जब चरित्र को देखोगे तो उसके सामने एक वर्णन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो इस बात को दिखाता है कि भारत में मर्यादा ही सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा सदाचार है। अब मर्यादा का मतलब है रूल ऑफ लॉ, हमेशा नियम या आचरण से खुद को बांध के रखना। यही बात आप देखिए हमारे सारनाथ की जो चिन्ह है उसमें भी दिखता है, शेर है लेकिन चक्र में बंधा हुआ, अर्थात रूल ऑफ लॉ, मर्यादा में रहना। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में भी लिखता है नो फर्स्ट यूज, ये भी वही है राम का चरित्र। तो इस तरह से हमें समझना है कि राम हमें राजनीतिक प्रशासनिक रूप से भी काफी कुछ सीख देते हैं। अगर एक अधिकारी को कैसा होना चाहिए वो राम के चरित्र को आत्मसात कर ले तो उससे बेहतर अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि राम ने कभी भी पर्सनल इंटरेस्ट को या पर्सनल लाइफ को वैल्यू नहीं दी पब्लिक लाइफ के सामने। एक नेता को, एक अधिकारी को आज यही जरूरत है। और आने वाले समय में जब पूरा विश्व अधिकारों को लेकर लड़ रहा होगा तब राम का महत्व और ज्यादा होगा, क्योंकि अधिकारों की कोई सीमा नहीं होती। जब सब कोई अधिकार की बात करेंगे तो आखिर कौन अपना अधिकार त्यागेगा, और एक दिन क्या होगी? लड़ाई होगी। सब कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, तो लड़ाई तो होगी। और उस दिन राम आएंगे तो बताएंगे कि कर्तव्य ही संस्कृति का आधार होता है, और जब कर्तव्य आएगा अधिकार के साथ तब फिर एक समायोजन होगा कर्तव्य और अधिकार का। तो ये है हमारे राम और रामायण, इनको आप समझिए तब आप भारतीय संस्कृति को जानेंगे। अगर और जानकारी ऐसी चाहिए हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं और भी इस तरह में वीडियो बनाता रहूंगा।